हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है, प्रथम लेसन है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग पहले से प्रीवियस क्लास में जो पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है, लेकिन इसका विस्तृत जानकारी हम लोग अभी क्लास 10 में लेंगे। तो हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में हम लोग अवगत हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो केमिकल चेंज जो होता है यानी रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहां निश्चित रूप से कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसलिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे आप दूध से दही बनना, दूध से दही बन रहा है तो वह रिवर्स नहीं होगा, फिर से वो दही से दूध नहीं बन सकता है। मतलब एक नया चीज बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है और वह रिवर्स नहीं हो सकता, उल्टा फिर से उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना तो आप लोग जान रहे हैं, जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है। भोजन का पकना, भोजन पकाने के बाद जैसे चावल आप पका लेते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन पकने के बाद क्या आप फिर से उसको चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहां भी आप श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस जो ले रहे हैं यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे आप अभी एनर्जी आपके शरीर में फॉर्म हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? ये आपने क्या लिया, भोजन लिया, सिंपल, हम कोई भी रोटी लिए, चावल लिए, जो भी लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, वह टूट करके ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा ले रहे हैं और वहां पर दोनों ग्लूकोज और उसका ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और वह एक नया चीज एनर्जी रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो हमारे सांस के द्वारा भी निकल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से काफी परिवर्तन होता है, हम लोग के सामने ये नजर है। फिर आप लोग देख रहे हैं कि भोजन का पचना भी सारा क्या है, केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जहां हुआ वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हम लोग एक मालूम है कि कंपाउंड और एलिमेंट प्रीवियस क्लास में जैसा जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे क्या मिलकर के क्या बना है? वाटर बना है, जल बना है, पानी बन गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हम यहां पर लेते हैं हाइड्रोजन गैस और यहां पर लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और ये मिलकर क्या बन गया? एक वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर आप लोग को ये फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये क्या है, ये एटॉम को और ये मॉलिक्यूल्स को शो करता है। यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, या एक्स हो, वाई हो, जेड हो, 3 हो, अगर है तो 3 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है, अणु है, और ये परमाणु को डिनोट करता है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि यह दोनों मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाएगा, दोनों गैस को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो इस प्रकार से कई रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को देखने को मिलेगा। हम मैग्नीशियम के फीते को, सबसे पहले एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जिसको अगर हम जलाते हैं वो जल सकता है। हम लोहे को भी जलाते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वहां भी क्या होता है? दहन होता है, वहां वो भी जलता है, ऑक्साइड बनता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के फीते में ये जो ही आग लगाते हैं वहां भी ऑक्सीडेशन, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कार्बन को जलाते हैं, मान लो कि आप कोयले को जलाते हो, कार्बन को जलाते हो, तो वहां भी अभिक्रिया हो रहा है, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी आपका ऊर्जा हीट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो ये इस प्रकार के, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को, लकड़ी को जला रहे हैं, वहां क्या जल रहा है? पेट्रोल को जला रहा है, क्या जल रहा है?
कार्बन जल रहा है, कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई चीज जल रहा है और उससे क्या निकल गया, उष्मा निकला, हीट निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो यहां पर उसी प्रकार से कोई यहां पर हम कहेंगे इस तरह का फॉर्म यदि हो रहा हो तो यह निश्चित रूप से यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई। ओके, और यह नया मैग्नीशियम के फीते को हम लोग जलाने से पूर्व, अगर आप कहीं प्रैक्टिकल में जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना, मैग्नीशियम का फीता अगर दे दिया जाता है तो आप कैसे उसको जला के देखेंगे, उसका राख उजला ऐसा आएगा, यानी भस्म, जिसको भस्म बोलते हैं, तो भस्म बोलते हैं। तो वह जो है भस्म को क्या करते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम के फीते रिबन को क्या करते हैं, पहले क्रूज देते हैं, रोसते हैं, साफ करते हैं, रिबन उसको, उस रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि उस पर पहले से ही ऑक्साइड बना हुआ रहता है, लेयर रहता है उसमें, तो लेयर रहता है तो ऑक्साइड तो जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऊपर वाला भाग पर जो अभिक्रियाएं हुई रहती है और ऑक्साइड का उस पर एक लेयर जैसा बन जाता है, उसको साफ कर देते हैं तो क्लियर क्या आ जाता है कि मैग्नीशियम मिल जाता है, साफ क्लीन मैग्नीशियम मिल जाता है, फीता उसका मैग्नीशियम का रिबन मिल जाता है और फिर उसको हम लोग जला पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी पूछा सकता है क्वेश्चन में, बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आपको, कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पूर्व उसको साफ क्यों किया जाता है। तो आप क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर चढ़ जाता है और उसे साफ कर लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जल सके। चलिए, तो हम लोग अब रासायनिक अभिक्रिया की बात जब करते हैं तो हम इसका डिफाइन करें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसको कह सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब आपको पूछा जाए कैसे, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हो, है ना, जैसे ये भी है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हो तो दो, तीन, जो भी है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब के परमाणु, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु भाग लेता है। दो या दो से कोई भी, मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। तो यहां पर कोई भी, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहां पर अगर हम इस प्रकार से अभिक्रियाएं लें, यानी कि किसी का, इसका परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, कोई भी अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु यहां पर है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु, ये परमाणु दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु, है ना, यानी रीअरेंज होता हो, यानी कि मिल जाता हो, एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता हो, एक नया पदार्थ बना रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसकी डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसको, रासायनिक। अब आता है ये आखिर उस रूप में हम लोग, ये तो डिफाइन हम कर दिए, समझ चुके हैं इसको। तो यहां पर हम और एक बात हम लोग करते हैं कि रासायनिक समीकरण आएगा, कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है, संक्षिप्त सांकेतिक निरूपण, संक्षिप्त है और संकेत के रूप में है।
रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जैसे आप लोग कुछ भी ले लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, क्या कि कोई भी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो रासायनिक समीकरण यहां पर क्या हुआ? यही रासायनिक समीकरण है, यानी कार्बन को संकेत के रूप में व्यक्त किए C और ऑक्सीजन को O2 संकेतिक रूप में संक्षिप्त निरूपण जो हुआ, संक्षिप्त ने एक छोटे से पार्ट में इसका निरूपित कर दिए, यानी व्यक्त कर दिए। निरूपण मतलब व्यक्त करना, संक्षिप्त रूप में निरूपण करना, यह क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। आप लोग लिख लेंगे, पॉज करके या बैक करके बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं, फिर आप मेरी भाषा को ध्यान से सुनेंगे, फिर अपने आप नोटबुक में लिख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? ये मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है ना का संक्षिप्त सांकेतिक निरूपण क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब यहां पर समीकरण ये समझ गए। अब यहां प्लस क्या चिन्ह है? प्लस है, ये एरो है, तो इधर LHS साइड होगा, राइट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इधर जो जितने भी, इसको क्या कहेंगे? इस साइड हम लोग समझ में आए। हम लोग और एक चीज, यहाँ ये जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, भाग कौन ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? ये कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा है। यानी अगर यहां ले तो यहां कौन ले रहा है? एकदम सिंपल तरीके से आपको समझे। ये यहां पर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है भाई? कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। यानी इसको कहेंगे रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट। तो अभिकारक, प्रतिफल। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग ये अब एरो, यदि और अभिकारक और प्रतिफल को एरो चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। और यदि आपका अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए, अलग अलग तरीके में लिखने के लिए उसको क्या करेंगे? व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाकर, प्लस चिन्ह लगा करके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आप संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग रासायनिक समीकरण तो पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन है ना, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ चुके थे, यहां तक पढ़ चुके थे, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है? संतुलित ये क्या है? हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग देखें, जैसे Mg मैग्नीशियम लिए और इस फीते को हम लोग जलाए, ठीक है, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की फीते को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहां पर एक हम लोग पढ़े हुए थे 9th क्लास में, द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या पढ़े थे? द्रव्यमान के संरक्षण नियम। मतलब कि आप लोग देखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो, तो वहां अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है, यानी कि विनाश भी नहीं होता है, और न ही निर्माण होता है, यानी वह स्थिर रहता है। यानी अभिक्रिया के पूर्व प्रत्येक पदार्थ का, अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद
परमाणुओं की संख्या और यानी कि द्रव्यमान संख्या समान रहता है, वह लॉस नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, और न ही ज्यादा बन सकता है न ही कम बन सकता है, कांस्टेंट होगा, स्थिर रहेगा। इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समीकरण, रासायनिक समीकरण, यहां पर ये समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो आप क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने हेतु समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य। यह समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप लोग ये जान रहे हैं, इसमें यह भी लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व मैंने पहले जो था प्रत्येक पदार्थ का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है, वह समीकरण के बाद भी द्रव्यमान संख्या उतना ही होगा, यानी बराबर होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना रासायनिक अभिक्रिया के बाद। तो ये यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। चलिए, तो हम लोग ये आज समीकरण का संतुलन करने के लिए सीखेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, आराम से सीख जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? मैग्नीशियम के देख लीजिए भाई इधर, और ऑक्सीजन का इधर देखिए, इधर भी देख लीजिए आपका अभिक्रिया से पूर्व, है ना? यानी यह रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यह रिएक्टेंट यानी अभिकारक और प्रतिफल में, ऐसे बनाइए MgO। ओके, तो देख लीजिए मैग्नीशियम यहां पर कितना है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का यहां कितना है? 2 परमाणु है। परमाणु की संख्या समान होगा तो द्रव्यमान संख्या भी समान होगा। तो यहां पर हम देखें कि इसका कितना है? 1 है, और यहां इधर कितना है? 1 है, और यहां 1 है। तो अंतर डिफर कर जाता है, ऑक्सीजन में डिफर करता है। ऑक्सीजन में अंतर, ऑक्सीजन का यहां पर कितना है? 2 परमाणु है और यहां 1 ही है। यहां ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु, यहां 1 ही परमाणु है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें? यहां 2 से कर दें। चलिए 2 से अगर यहां करते हैं तो यहां भी आपको इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यहां पर इधर क्या है? इधर वाला प्रोडक्ट वाला में कर रहे हैं 2 से, तो यहां 2 से अगर मल्टीपल कर देते हैं, 2 से इसको यहां 2 लगा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ला देते हैं, तो यहां क्या हुआ कि अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यह अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? यहां तो आपका कितना हो गया? ये भी 2 हो गया भाई, यहां भी 2 हो गया। यह जैसे 2 लगाए हम तो 2 तो हो गया, बट यहां डिफर कर रहा है, तो यहां भी 2 लगा देंगे आप, तो यहां पर अब क्या हो गया? 2। ओके, तो यहां पर आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 हो गया,
और यहां तो 2 आप पूरे के साथ ये दोनों एक ही बन रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और आपको बन गया। तो आपको यहां से भी कर सकते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। यहां पर देख रहे हैं कि अब ये आपका इसमें परमाणु की संख्या इसमें 1 है, 1 इंटू 1 गुना 2 यानी 2 मैग्नीशियम के 2 परमाणु, और यहां पर कितना 2 परमाणु, यहां पर कितना 2, यहां का 1, 2 और 1 2 मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन का यहाँ 1 गुना 2 2। अब हर जगह परफेक्ट हो रहा है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये समीकरण संतुलित हो गया, यानी परमाणु की संख्या हमेशा समान करना है, इक्वल करना है। दूसरा लेते हैं एक एग्जांपल, चलिए अब अगर हम लेते हैं H2 प्लस O2, यानी कि और ये क्या बना दिया, जल बना दिया। तो जल जब बन गया तो यहां देखिए आप क्या है, समीकरण को संतुलित करना है। यहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहां भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कोई दिक्कत नहीं। यहां ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है, और यहां ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ है। तो अब क्या करेंगे, यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुना 1 2 उड़ जाता है, बिल्कुल 2 गुना 1 2 2 2 ऑक्सीजन आ गया कंप्लीट। जो ज्यादा है परमाणु में उसके बारे में हम लोग सोचेंगे सबसे पहले। तो 2 गुना 1 2 हो गया भाई। अब लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया। तब यहां तो 2 ही परमाणु है, अगर यहां 2 परमाणु लगा दें तब क्या हुआ, 2 दूनी 4, ये भी पूरा गया कंप्लीट। अब देखिए 2 दूनी 4 यहां पर है ना, इस मोलिकुल्स में, तो यानी कि 2 मोलिकुल्स हुआ हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 मोलिकुल्स हाइड्रोजन का, 2 मोलिकुल्स हाइड्रोजन का, 1 मोलिकुल्स, तो यह जल बन जाएगा कितना, ये जो जल बनेगा 2 मोलिकुल्स बनेगा, मतलब 2 अणु जल बनेगा। अगर 2, और अगर चाहेंगे कि ये और ये रिएक्ट हो जाए, नहीं, इसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए, 2 अणु हाइड्रोजन चाहिए और कम से कम 1 अणु हाइड्रोजन गैस चाहिए। हाइड्रोजन गैस का 1 अणु चाहिए, हाइड्रोजन गैस का 2 अणु चाहिए, 2 अणु चाहिए, और ऑक्सीजन गैस का कम से कम 1 अणु चाहिए, तभी ये मिलकर के 2 अणु जल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। यहां पर 2 हो, यहां भी 2 दूनी 4, और हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 1 2 2, परफेक्ट। आगे तो इस तरह से आप लोग इस पर और भी ट्रायल करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे एक और ले लेते हैं, Zn है ना, H2SO4 है ना, तब यहां क्या बनेगा, तो ZnSO4, और यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहां पर देखें कि ये Zn और ये जास्ता है, और सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जास्ता है Zn, ये रिएक्शन हुआ। यहां पर आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये यहां पर कितना है, जास्ता कितना, 1 है, चलिए सल्फेट कितना है भाई, ये ठीक है, ये भी लगता है इसमें सबकी संख्या, यहां भी इसका 1, देखिए यहां अगर आप देखते हैं Zn और हाइड्रोजन है, ठीक है, और SO4 को ले लीजिए साथ में, चलिए ये रेडिकल फॉर्म है। तो हम लोग यहां पर चलिए लेते हैं, तो 1 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, और इसका भी कितना है, 1 है, इसको पूरे को 1 मान लेंगे, या आप अलग अलग कर सकते हैं। चलिए O कर दिए, सल्फर 1 कर दिए, ऑक्सीजन 4 कर दिया, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। अब यहां पर इधर का बात करें हम, Zn कितना है भाई, यहां भी 1 है, अच्छा, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है,
4 परमाणु सेम है, यानी कि यह स्वयं संतुलित समीकरण है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आपका वीडियो जो स्टार्ट करेंगे हम, उसमें से रहेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये नेक्स्ट वीडियो हम देंगे, कल तक आपको ये दे देंगे, आप निश्चित रूप से देखेंगे। प्रत्येक पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें लिखा रहेगा। और एडू सक्सेस हब पे जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।